हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका गोदारा एंड आज हम डिस्कस करेंगे मे पॉलिटी की सेकंड पोर्शन। आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे यूपीएससी पावर स्ट्रक्चर एंड इट्स रोल, एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट, फिर लोकसभा डिप्टी स्पीकर एंड प्राइवेट मेंबर्स बिल्स। चलो देखते हैं एक एक करके ये सभी टॉपिक्स। सबसे पहले हमारे पास है यूपीएससी पावर्स स्ट्रक्चर और इसका रोल। अच्छा, सबसे पहले व्हाई दिस इज इनटू न्यूज। क्या हुआ है रिसेंटली, डॉक्टर अजय कुमार जो पहले डिफेंस सेक्रेटरी थे, उनको नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है यूपीएससी का बाय रिप्लेसिंग प्रीति सूदन मैम को। ये अपॉइंटमेंट जो है वो हुई है आर्टिकल 316 सेक्शन 1 के अंदर। तो यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इस्टेब्लिश होती है अंडर आर्टिकल 315 और ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर वेरियस पोजीशंस, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए और कुछ ग्रेड ए और ग्रेड बी सर्विसेज के लिए भी। चलो फिर आगे देखते हैं इसके लिए कि यूपीएससी जो स्ट्रक्चर और पावर है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और आप कह सकते हो कि इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंडर सबसे पहले 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 जब आया तो इसने प्रपोज किया था कि एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी होनी चाहिए। 1926 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया और ये जो इस्टेब्लिशमेंट हुई ये रिकमेंड की गई थी ली कमीशन के द्वारा जो 1924 में बना था। उसके बाद सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस बनाए गए अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इनटू 1935। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि हमने यूपीएससी को एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में ही पोजीशन दे दी अंडर आर्टिकल 315 से 323 तक। आई होप आपको सारी ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स क्या क्या है। चलो अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर और कंपोजिशन कैसा रहता है। तो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में यूपीएससी की स्ट्रेंथ फिक्स नहीं है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल मेंबर रहते हैं बट हाँ एक बैंड विड्थ फिक्स है कि मिनिमम 9 और मैक्सिमम 11 मेंबर्स हो सकते हैं जिनको एक चेयरमैन हेड करेगा। सभी के सभी मेंबर्स जो हैं अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और ये जो अपॉइंटमेंट होती है इनमें से 50% जो मेंबर्स हैं उनके पास 10+ इयर्स का गवर्नमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये क्या हो गया, ये एक क्राइटेरिया है। ओके, अब थोड़ा देख लेते हैं अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर। जैसे कि हमने देखा अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं अंडर आर्टिकल 316, फिर टेन्योर रहता है 6 साल या फिर उनकी एज 65 ना हो जाए। सर्विस कंडीशन सारी की सारी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। ओके, ये इतनी चीजें क्लियर होने के बाद चलो आगे देखते हैं कि एलिजिबिलिटी और डिस्क्वालिफिकेशन जैसा कोई क्राइटेरिया है क्या। एलिजिबिलिटी अगर अपॉइंट करने के लिए देखें तो कोई स्पेसिफिक एजुकेशनल क्राइटेरिया नहीं दे रखा। साथ में डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे पास कुछ ग्राउंड है, जैसे कि पहला है बीइंग इंसॉल्वेंट, दूसरा है कि कोई गवर्नमेंट पेड एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, तीसरा है अगर कैंडिडेट मेंटल या फिजिकल अनफिटनेस शो करते हैं तो भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, फोर्थ है मिसकंडक्ट। बट यहाँ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि अगर मिसकंडक्ट के ग्राउंड पे आप किसी भी मेंबर को यूपीएससी मेंबर को हटाते हैं तो उसके लिए प्रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं हटा सकते उनको, प्रेसिडेंट को ओपिनियन लेना पड़ेगा फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखें। अब आते हैं फंक्शंस एंड पावर ऑफ यूपीएससी पे। तो बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, लाइक सीएससी एग्जाम होता है, एनडीए का होता है, सीडीएस का होता है, ईपीएफओ वगैरह के एग्जाम भी यूपीएससी ही कंडक्ट करवा रहा होते हैं। देन गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कई चीजों पे, जैसे प्रमोशन से रिलेटेड मैटर है, ट्रांसफर से रिलेटेड मैटर है, कोई डिसिप्लिनरी मैटर है, सभी में गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। साथ में एक एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है यूपीएससी को प्रेसिडेंट को और फिर प्रेसिडेंट इसी रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने
फेस करते हैं। इसमें होती है रिकमेंडेशन, हालांकि सारी क्या सारी रिकमेंडेशन जो यूपीएससी देता है वो एडवाइजरी होता है। एडवाइजरी मींस कि ये सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, मानना या ना मानना गवर्नमेंट के हाथ में है। बट अगर गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट करती है इन एडवाइजेस को, तो उनको रिटन जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि व्हाई दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दीज एडवाइजेस। आई होप सारी फंक्शंस आपको क्लियर हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं अब कि नेक्स्ट जो अपना एक्ट है जो न्यूज में है वो है एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट। एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट हुआ क्या कि एक पेटिशन फाइल की गई थी कुछ पेटिशनर्स के द्वारा, और वो चाहते थे कि वीडी सावरकर जी का नाम मिसयूज होने से रोका जा सके। तो इसके लिए कैसा प्रोविजन है हमारे पास? अगर आप चाहते हो कि किसी आदमी का, किसी ब्रांड का या फिर कोई नेशनल एम्बलम है, उनका नाम मिसयूज होने से रोका जा सके, तो ऐसा प्रोविजन हमारे पास है एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट के अंडर। बट क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो प्ली थी पेटिशनर्स की उसको डिसमिस कर दिया। अब रीजन क्या था डिसमिशन का वो आगे देखते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एम्बलम्स एंड नेशनल एक्ट है, इसके अंडर क्या क्या कवर होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, फिर इसका मतलब क्या है, इसको जो एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली मिनिस्ट्री है वो कौन सी होती है। चलो थोड़ी डिटेल्स में देखते हैं। अब की डेफिनेशंस में अगर आप देखोगे तो एम्बलम्स में आएगा आपका नेशनल फ्लैग, नेशनल सील्स, कोट्स ऑफ आर्म्स, इंसिग्निया, देन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस आती है, या फिर कोई और सिंबल जो लिस्टेड हो। इस वर्ड को याद रखना, जो लिस्टेड हो स्केड्यूल ऑफ द एक्ट में। एक्ट का एक स्केड्यूल है उसमें लिस्टेड होनी चाहिए। देखेंगे इस स्केड्यूल में क्या क्या आता है आगे। फिर एडमिनिस्ट्रिंग मिनिस्ट्री कौन सी है? कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसको याद रखना है हमें, क्योंकि यूपीएससी यूजुअली मिनिस्ट्री पूछती है। और मिनिस्ट्री देखो, ये ऐसे मिनिस्ट्री नहीं है जिसको आप डायरेक्टली सोच सको कि अच्छा ये तो होगी, अंदाजा लगाना मुश्किल है। सो डू रिमेम्बर इस मिनिस्ट्री को अच्छे से। अब देखते हैं कि ये एक्ट जो हम बार बार यूज कर रहे हैं ये होता क्या है। तो ये एक लेजिस्लेशन है जो प्रिवेंट करता है किसी चीज के अनऑथराइज्ड यूज को। और किसके अनऑथराइज्ड यूज को? नेशनल और इंटरनेशनल सिंबल्स या किसी के नेम को। तो इसका रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा है, टू प्रिजर्व द डिग्निटी ऑफ द सिंबल एंड ऑल्सो ये सिंबल जो होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस को प्रेजेंट कर रहे होते हैं और कर रहे होते हैं, तो इनकी डिग्निटी को प्रिजर्व रखना। अब ऑब्जेक्टिव हमने देख ही लिया, वही है मेनली प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन। बट एक्सप्लॉयटेशन किस वे में? द नेम और जो एम्बलम्स है इनका कोई कॉमर्शियल गेन के लिए मिसयूज ना करे। साथ में ये मेंटेन करता है सैंक्टिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल और इंटरनेशनल सिंबल्स की। और एक चीज ये जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एक्ट है ये दोनों जगह काम करता है, चाहे आप विद इन इंडिया हो या फिर इंडियन सिटीजन आप अब्रॉड हो, कहीं भी आप इसको मिसयूज नहीं कर सकते। अब देखते हैं, जब मैंने आपको कहा था पीछे एक स्लाइड पे कि इस लिस्टेड वर्ड को याद रखना, तो देखते हैं कि इसमें लिस्टेड है क्या क्या इस स्केड्यूल के अंदर। तो लिस्टेड के अंदर आता है इंडियन नेशनल फ्लैग, देन नेशनल एम्बलम, यूएन डब्ल्यूएचओ रेड क्रॉस के सिंबल्स, एंड नेम्स एंड पिक्चर्स ऑफ महात्मा गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फॉर्मर प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, उनके भी नाम और फोटोज हैं, उनका इन स्केड्यूल में मेंशन है, या यू कैन से कि वो यहाँ पे लिस्टेड है। एक चीज याद रखो, ये तो सिंबल हो गए हमारे, और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर है। तो सिर्फ एक ही इंसान जो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के इस स्केड्यूल में आता है, वो है महात्मा गांधी जी। ओके, इसको हमें याद रखना है कि कहीं आप सोच लो कि सिर्फ प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर होंगे, अगर ऐसा प्रोविजन है तो नहीं। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि इस एक्ट के मेजर प्रोविजंस क्या क्या है। सो प्रोविजंस में तीन चीजें दे रखी है। पहली है हमारे पास कि किस चीज के ऊपर प्रोहिबिशन है, दूसरा बैन ऑन रेगुलेशन है,
और थर्ड है कि अगर कोई वॉयलेट करता है लॉ को तो उसकी पेनल्टी भी है। चलो पहले देखते हैं प्रोहिबिशन कि क्या क्या प्रोहिबिशन है। सो यू कैन यूज दीज थिंग्स बट आप बिना प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की यूज नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आपको कोई इनमें से यूज करना है तो पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। तो क्या सभी चीजों में अगर मैं गांधी जी की फोटो अगर एजुकेशनल कंटेंट के लिए लगाऊं तो क्या मुझे यूज करना पड़ेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं, ये प्रोहिबिटेड है सिर्फ यहाँ। बिजनेस और ट्रेड के लिए आप यूज नहीं कर सकते, पेटेंट्स फाइल करते टाइम आप उनको यूज नहीं कर सकते, वहां ओरिजिनल चीजें होना चाहिए। ट्रेडमार्क्स में आप यूज नहीं कर सकते हैं इन सिंबल्स और नेम्स को। और साथ ही में कोई डिजाइन अगर आप करवा रहे हैं कुछ चीज, सो वहां पर यूज नहीं कर सकते हो। अब बैन ऑन रजिस्ट्रेशन ये क्या है? ये सेक्शन 4 के अंडर आते हैं इसी एक्ट के। तो ये जो अथॉरिटीज हैं उनको कहते हैं कि अगर कोई कंपनी पेटेंट और ट्रेडमार्क्स में इन थर्ड सेक्शन को वॉयलेट कर रही है तो आप उसे रजिस्टर नहीं करोगे। ये बैन ऑन रजिस्ट्रेशन जो है ये अथॉरिटीज के लिए है कि अगर आपके पास ऐसी ऐसी कोई एप्लीकेशन आ भी जाती है तो क्या होगा, आप उसे रजिस्टर नहीं करोगे। एंड अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है दैट मीन्स इस एक्ट का क्या हुआ, वॉयलेशन। वॉयलेशन को प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसके लिए क्या पेनल्टी है? पेनल्टी मिनिमल सी है, ₹500। फिर क्यों लगाई? ये सिंबॉलिक है। पर्पज क्या है? डेटरेंस एंड मोरल अकाउंटेबिलिटी, कि या तो डेटरेंस क्रिएट हो और साथ में मोरल अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। तो क्या इससे कोई मानेगा? नहीं मानेंगे, नहीं तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्रोविजन और है, वो देखते हैं कि क्या प्रोविजन है। प्रोविजन के अंदर सीधा क्लैरिफाई किया हुआ है, सॉरी, कि ये एक्ट ना पूरी की पूरी लीगल इम्यूनिटी नहीं देता है। ये नहीं होगा कि 500 का मैं फाइन दे दूंगा बट मेरे ट्रेडमार्क में ये चीजें आ जाए। नो, ये आपको लीगल इम्यूनिटी नहीं देता है। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि वो फाइन लगने के बाद भी इंडिविजुअल्स को लीगल प्रोसीडिंग्स के थ्रू जाना पड़ सकता है और जो इस एक्ट के बियॉन्ड हो सकती है। ये चीज है जो डेटरेंस क्रिएट करती है कि आप पर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। ओके, और जो प्रोटेक्शन है अंडर दिस एक्ट इज नॉट ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक नहीं होती भाई, ये ओनली एप्लीकेबल टू एंटिटीज है जो लिस्टेड है इस स्केड्यूल में। तो उस स्केड्यूल में हमने चीजें देखी थी, नेशनल एम्बलम है, सीड है, सील्स हैं, उसके बाद यूएन रेड क्रॉस और उनके सिंबल्स हैं, और फिर हमने देखा गांधी जी का नाम है और सभी प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स के नाम है। अगर आपको बियॉन्ड दिस कुछ ऐड करवाना हो तो क्या होगा, पहले पार्लियामेंट उस स्केड्यूल में इनलिस्ट करेगी उन चीजों को और फिर उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन आप नहीं मांग सकते कि इस एक्ट के अंदर इसको भी प्रोटेक्शन दे दो। आई थिंक यू गॉट इट। सो अब देखते हैं कि व्हाई वाज वीडी सावरकर्स नेम रिजेक्टेड फॉर प्रोटेक्शन। तो सिंपल सा, अब आपको रीजन समझ आ गया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा है कि सावरकर जी का नाम इस स्केड्यूल में इनलिस्टेड नहीं है और दैट इज वाई कि यहाँ पे कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं बनता जिसके लिए हम इस एक्ट को इन्वोक कर पाए। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और ये एक्ट आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो चीजें याद रखना, एक मिनिस्ट्री याद रखनी है, दूसरी इसकी एप्लीकेबिलिटी याद रखनी है, फिर इसके प्रोविजंस देखने हैं और साथ में आपको कौन से स्केड्यूल में कौन सी चीजें हैं वो ही चीजें याद रखनी है कि किस किस पर एप्लीकेबल है। ओके, ना लेट्स सी नेक्स्ट वन। और ये नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे लिखा नहीं गया है ये है रिलेटेड टू डिप्टी डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा, हेलो। सो क्यों न्यूज में है? न्यूज में इस वजह से है कि डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा है ही नहीं पिछले साल से। क्या मतलब कि फ्रॉम लास्ट 6 इयर्स 2019 के बाद से हमारे डिप्टी स्पीकर जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट ही, इलेक्शन ही नहीं हुए हैं, सॉरी। सो ये जो चीज है, वैकेंसी जो क्रिएट हुई है, ये क्वेश्चन रेज करती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिपेरिटी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की हेल्थ पे।
जबकि कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली कहता है कि इलेक्शन होने चाहिए। ठीक, अब ये सोचने वाली बात है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन का प्रोविजन है तो अभी तक इलेक्शन हुआ क्यों नहीं? चलो देखते हैं। उसके लिए हमें समझने की जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू डेप्यूटी स्पीकर। आर्टिकल 93 क्या कहता है कि इलेक्शंस रिक्वायर है कि स्टेट लोकसभा स्पीकर को चूज करने होते हैं कोई भी दो मेंबर एज स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। बट दिक्कत क्या है कि आपको इलेक्शन तो करना है, बट इलेक्शन में जो चीज है वो लिखी हुई है एज सुन एज मे बी। और यही दिक्कत आ जाती है कि इन्होंने कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं दिया। एज सुन एज मे बी तो 10 साल भी हो सकते हैं, किसी के लिए 20 साल भी हो सकता है, और इंस्टेंटली 2 या 3 दिन भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है, और इसी लूप होल को यूज करते हुए आज तक क्या है, 6 साल से लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन वैकेंट है। आर्टिकल 94 जो है वो बात करता है इनकी वैकेंसी, रेजिग्नेशन और रिमूवल के बारे में। इन सारा प्रोसीजर यहाँ दिया हुआ है। आर्टिकल 95 जो है वो रूल ऑफ स्पीकर्स अब्सेंस में कहता है कि रोल क्या होगा अगर स्पीकर अब्सेंट है। तो डेप्यूटी स्पीकर सारी की सारी वही ड्यूटीज डिस्चार्ज करेगा जो स्पीकर की होती है, अगर स्पीकर की पोजीशन या तो वैकेंट है या स्पीकर लोकसभा से अब्सेंट है। वो उनके पास सारी की सारी सेम पावर होंगी विदाउट प्रिजाइडिंग विद वाइल प्रिजाइडिंग द हाउस। अगर वो हाउस को प्रिजाइड कर रहे हैं तो उनकी सेम पावर होंगी जो कि स्पीकर की होती है। ऑल्सो स्टेट्स के लिए ये प्रोविजन हमारा कहाँ आता है, अंडर आर्टिकल 178। तो आप देख सकते हो 93 हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पार्लियामेंट कह सकते हो आप, और 178 है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन प्रोसेस जैसे कि हमने देखा आर्टिकल 93 है, कॉन्स्टिट्यूशनली इसको मैंडेटरी बनाता है, और रूल जो इलेक्शंस का है वो दे रखा है अंडर रूल 8 ऑफ लोकसभा प्रोसीजर्स रूल्स। सो इलेक्शन की जो डेट है वो कौन फिक्स करता है, स्पीकर। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी अगर पेपर में देगी तो वो यहाँ प्रेसिडेंट कर देती है। नो, इलेक्शन होता है और इसकी डेट जो डिसाइड की जाती है वो स्पीकर के द्वारा डिसाइड की जाती है। एक कन्वेंशन भी है हमारे पास। और कैसी कन्वेंशन है? कन्वेंशन ऐसी चीज होती है, कोई प्रोसेस जो हम फॉलो तो कर रहे हैं बट वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग नहीं है, अगर वॉयलेट हो जाएगी तो उसके बाद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वॉयलेशन जैसी चीज नहीं है। तो डेप्यूटी स्पीकर में ना हमारी कन्वेंशन क्या चली आ रही है कि डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा का जो होगा वो ओपोजिशन पार्टी से आना चाहिए। और ये स्टार्ट कब हुआ, 11th लोकसभा से। यूपीएससी कंफ्यूज कर सकती है कि रिसेंट में हुआ, ऐसे हुआ, नहीं, 11th लोकसभा से ही ये प्रोविजन चला आ रहा है कि जो डिप्यूटी स्पीकर हम सेलेक्ट करेंगे दैट शुड बी फ्रॉम अपोजिशन पार्टी। ओके, आप देखते हैं स्टेटस एंड पावर्स ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर। तो स्टेटस एंड पावर में डेप्यूटी स्पीकर जो है वो सेकंड हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं लोकसभा में, स्पीकर के बाद में। बट एक चीज याद रखनी है, वो सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं, सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं। ही इज और सी इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। और अगर स्पीकर प्रिजाइड कर रहे होते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर का कोई एक्स्ट्रा रोल वगैरह नहीं होता है, वो सिर्फ क्या होंगे, रेगुलर एमपी की तरह बिहेव करेंगे, उनके फंक्शन वही होंगे जो एक रेगुलर एमपी के होंगे। ओके, नाउ लेट्स सी सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन दिस। पहला क्वेश्चन पढ़ो जरा। Which of the following statements about the Deputy Speaker of Lok Sabha are correct? So first option is Deputy Speaker is subordinate to the Speaker in the House. अभी अभी हमने देखा subordinate नहीं होता, Deputy Speaker independently responsible होते हैं to the Lok Sabha. So this is wrong. अगर पहला गलत है तो आंसर तो यहीं से आ गया, बट फिर भी रिवीजन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं दूसरी चीजें क्या है। द डेप्यूटी स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम द ओपोजिशन बाय कन्वेंशन, ये ठीक है। अब देखो, अगर बाय कॉन्स्टिट्यूशन कर देते, गलत करवाने के लिए ऐसे ही वर्ड्स प्ले होते हैं। अगर यहाँ पे बाय कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती, ये एक कन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। थर्ड ऑप्शन,
द डेप्यूटी स्पीकर कैन प्रिजाइड ओवर लोकसभा इन absence ऑफ स्पीकर, यही तो काम है. सो 2 and 3 आर करेक्ट. फर्स्ट इज इनकरेक्ट. लेट्स सी नेक्स्ट वन. कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस regarding the deputy speaker of Lok Sabha. The constitution prescribes a specific time frame for the election of deputy speaker. अगर ऐसा होता तो क्या 6 साल तक वैकेंसी रहती? कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं दे रखा. क्या बोला हुआ है? एज सून एज मे बी. और इसी वजह से 6 साल से हमारे वैकेंसी है. देन डेप्यूटी स्पीकर कंटिन्यूज टू एक्ट इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा अंटिल ए न्यू वन इज इलेक्टेड. क्या डेप्यूटी स्पीकर के पास ये है? डेप्यूटी स्पीकर के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जब तक स्पीकर है. ये एप्लीकेबल होता है स्पीकर के ऊपर. स्पीकर कंटिन्यूज टू एक्ट इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा अंटिल ए न्यू वन इज इलेक्टेड. दैट इज फॉर स्पीकर. डेप्यूटी स्पीकर के लिए नहीं है. तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. इनकरेक्ट, सॉरी. आई होप कॉन्सेप्ट यहां से अच्छे से रिवाइज हो पाए होंगे आपके. ना एक क्वेश्चन जो मेंस पर्सपेक्टिव से भी है थोड़ा, तो देख लेते हैं. और इसका आपको आंसर लिखना है. डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर एंड क्रिटिकली एग्जामिन द इम्प्लीकेशन ऑफ इट्स प्रोलॉन्ग्ड वैकेंसी. सो आपको पहले तो डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिखने हैं जो ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, एंड साथ में क्रिटिकली एग्जामिन करना है इम्प्लीकेशन ऑफ इट्स प्रोलॉन्ग्ड वैकेंसी, कि वैकेंसी इतनी लंबी रहने का क्या नुकसान हो सकता है. आई होप आप लिख पाओगे. तो पहले इंट्रो, देन बॉडी में पहले आपको देना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यहाँ आर्टिकल 93, 94 और उनके रोल के बारे में डिस्कस कर सकते हो. और रोल से रिलेटेड ही कैसे प्रूव नहीं हो पाएगा, तो इसका क्या लिखना है? इम्प्लीकेशन ऑफ वैकेंसी, इम्प्लीकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड वैकेंसी. सो यहाँ पे आपके बॉडी पार्ट्स, 2 बॉडी पार्ट्स हैं. फर्स्ट बॉडी पार्ट, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट बॉडी पार्ट, सेकेंड बॉडी पार्ट, एंड देन डू राइट कंक्लूजन. कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए डिप्टी स्पीकर की पोजीशन है वो बहुत अच्छी है. क्यों? क्योंकि कन्वेंशन अगर हम फॉलो करते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर है ओपोजिशन पार्टी से आते हैं. दैट इज वाई वहां पे डिबेट डिस्कशन बहुत अच्छे से हो पाएगी. ओके, सो डू ट्राई टू राइट दिस वन, एंड ना मॉडल आंसर आप कमेंट सेक्शन में सबमिट कर सकते हैं. आई डू अश्योर यू कि मैं सारे आंसर्स चेक करके वहां आपको रिप्लाई करूंगी. फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइवेट मेंबर्स बिल से. सो न्यूज में क्यों है, पहले तो रिसेंट इसका कॉन्टेक्स्ट ही समझ लेते हैं. तो एक रिसेंट रिपोर्ट आई पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के द्वारा. ये बहुत बढ़िया रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी पार्लियामेंट्री डिबेट्स वगैरह से या फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से रिलेटेड रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं. और इन्होंने जो रिसेंट रिपोर्ट निकाली उसमें इन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट मेंबर्स बिल हैं उनकी सिग्निफिकेंस डिक्लाइन हो रही है इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. इसका मतलब क्या है, और उससे पहले हमें समझना जरूरी है कि प्राइवेट मेंबर्स बिल का मतलब क्या होता है. प्राइवेट मेंबर्स बिल का मतलब ये नहीं होता कि आप या मैं कोई भी जाके प्राइवेट मेंबर होके बिल इंट्रोड्यूस कर पाते हैं. नहीं, उस सेंस में नहीं है. प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या है? कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होना चाहिए बट वो मिनिस्टर ना हो. कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर नहीं है, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो. यहाँ पे यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, कह देंगे ओनली इलेक्टेड या फिर नॉमिनेटेड नहीं कर सकते. सो एक बिल जो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ही इंट्रोड्यूस किया है बट वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या है, मिनिस्टर नहीं है. सो ऐसे बिल को हम क्या कहते हैं? प्राइवेट मेंबर्स बिल. और ये बिल जो है ये प्राइवेट मेंबर्स बिल है जो ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया है. इसमें ड्राफ्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी उसी एमपी की होती है कि जो इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, जो इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है,
वही उसको कंप्लीटली ड्राफ्ट करेगा। ओके, चलो आगे देखते हैं फिर। एक मिनट, यस। प्रोसीजर फॉर इंट्रोडक्शन क्या रहता है? अगर आपको पार्लियामेंट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करना है, प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करना है, तो आपको 1 मंथ का प्रायर नोटिस देना जरूरी हो जाता है। साथ में बहुत सी जगह से आपको परमिशन चाहिए होती है। अगर आपको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना है तो स्पीकर की, अगर आपको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना है तो चेयरमैन की। और फिर इस जो आपने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया है, इसके लिए डिस्कशन टाइम अलोकेट होता है। और वो डिस्कशन टाइम क्या है? लोकसभा में हर फ्राइडे ये डिस्कस होता है फॉर 2.5 आवर्स। राज्यसभा में इसका टाइम 2.5 आवर्स होता है, बट 2:30 से लेके 5 बजे तक ऑन अल्टरनेट फ्राइडेज। राज्यसभा में सिर्फ 2 फ्राइडे होते हैं मंथ में, लोकसभा में चारों फ्राइडे डिस्कस होगा, बट टाइम कितना है? 2.5 घंटे ही दोनों में। थोड़े से फैक्ट जो प्रीलिम से के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल जो पास हुआ था वो है मुस्लिम वक्फ बिल 1952, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था सैयद मोहम्मद अहमद कासमी के द्वारा। अब तक कितने पार्लियामेंट मेंबर बिल हैं जो पास हो चुके होंगे, सॉरी प्राइवेट मेंबर बिल्स? सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद 14 ही प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं जो पास हो पाए हैं। और एक और फैक्ट जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल 1970 के बाद पास ही नहीं हो पाया। क्या इसका मतलब ये है कि अब इंट्रोड्यूस करने ही बंद कर दिए गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी हम थोड़ा फैक्ट्स और डेटा के बेस पे देखते हैं। सो प्लेटफॉर्म फॉर की इम्पोर्टेंस के बाद से पहले देखते हैं कि अगर मैं डेटा आपको देना चाहूं, सो इसी साल अगर बात करोगे, इसी साल, थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेने दो, यस, कि जो 17th लोकसभा है इसी साल का, मतलब एक लोकसभा की बात होती है। जो 17th लोकसभा है इसमें 729 पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं। थोड़े नहीं होते, इंट्रोड्यूस हुए हैं। बट डिस्कशन कितने पे हुआ? डिस्कशन डिस्कशन जो है सिर्फ 2 ही बिल पे हुआ है, बाकी डिस्कस भी नहीं किए गए। और इन डिस्कशन के बाद क्या है, पास कितने हुए? एक भी नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि जो लास्ट बिल प्राइवेट मेंबर बिल जो पास हुआ था वो 1970 में हुआ था। तो ये डाटा आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी डिक्लाइन वाली रिपोर्ट पे कुछ लिखना हो, डू रिमेम्बर। चलो अब आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। अगर प्राइवेट मेंबर बिल की जितनी बात कर रहे हो, सो इसकी कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी ना। सो इम्पोर्टेंस है कि ये पॉलिसी इनोवेशन का प्लेटफॉर्म के तरीके से काम कर सकता है। एग्जाम्पल कहाँ से देख सकते हैं? एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास पास तो नहीं हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। और ये राइट टू डिस्कनेक्ट बिल है 2019 में आया है। ये क्या प्रपोज करता है? राइट टू डिस्कनेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, एग्जाम्पल के लिए देखो कि 9 to 6 की आपकी जॉब है, तो उसके बाद भी प्राइवेट एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको घर पे भी कॉल्स आते रहते हैं कंपनी से कि आप ये और ये काम कर दो, ये पेंडिंग है, तो वो कभी डिस्कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया इसमें प्रोविजन था कि जैसे ही आपकी ड्यूटी आवर्स खत्म होते हैं उसके बाद आप कंपनी के लिए लायबल नहीं हो। अगर आपको फोन कॉल्स आ रहे हैं तो आप उसको ना रिसीव करो, आपके पास चॉइस होगी टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर वर्क थिंग, राइट। और ये क्यों जरूरी है? ये है आपके इंश्योर करने के लिए वर्क लाइफ बैलेंस। सो एक टाइप से दिस इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड इन टू लाइफ। और ये एज ए पॉलिसी इनोवेशन काम कर सकता है। दूसरा, ये रिफॉर्म्स के लिए एज ए कैटलिस्ट काम करता है। कैसे? कि कुछ डिस्कशंस होती हैं जो नेग्लेक्ट की जाती है, या इमर्जिंग इश्यूज होते हैं कि जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, वो इलेक्टेड मीन्स जो मिनिस्टर बन गए हैं, सो उनका एक दूसरा ओरिएंटेशन होता है कि वो जल्दी से ऐसे रिफॉर्म्स नहीं लाना चाहते जो सोसाइटी अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बट प्राइवेट मेंबर बिल्स में
इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती टुवर्ड्स द पब्लिक, तो उसमें क्या होता है कि वो ऐसे रिफॉर्म्स को वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। सो इसका एक एग्जांपल है राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस बिल 2014 में पहली बार एज ए प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, और बाद में हम देख पाते हैं कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर लेजिस्लेशन भी लेके आना पड़ा है। अदरवाइज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको सोसाइटल इतनी रिकॉग्निशन भी नहीं मिली है ना। सो डायरेक्टली किसी मिनिस्टर के द्वारा या गवर्नमेंट ऐसे बिल नहीं ले आ पाती ड्यू टू द रीजन की उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ सकता है, बट ये प्राइवेट मेंबर बिल्स में इजीली हो सकता है। तीसरी चीज जो इनकी इंपॉर्टेंस शो करती है वो है कि ये लेजिस्लेटिव जो वॉइस है उससे अलग होता है। लेजिस्लेटिव वॉइस में अगर आपने कुछ सुना होगा तो एक होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई गवर्नमेंट बिल पास होता है, गवर्नमेंट बिल्स का मतलब होता है कि मिनिस्टर अगर किसी बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर सिंपल वाला वो बिल इंट्रोड्यूस होता है तो वहां कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है पूरी की पूरी आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। बट यहाँ पर ये लेजिस्लेटिव जो वॉइस है उससे अलग होता है, और यहाँ पे पार्टी लाइंस के अगेंस्ट नहीं जा सकते, यहाँ हो सकता है। सो अगर इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव वॉइस होती है तो ये डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करती है, और पॉलिटिकल पार्टी विप वगैरह से बचा जाता है। साथ में ये एक एज ए टूल फॉर अकाउंटेबिलिटी का काम करती है कि ये गवर्नमेंट के ऊपर चेक रख सकते हैं कि अल्टरनेटिव पॉलिसी ऑप्शंस हैं हमारे पास, आप इन पे वर्क क्यों नहीं कर रहे। तो इतनी चीजें समझने के बाद आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो अब देखते हैं कि अगर प्राइवेट मेंबर बिल्स इतने इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन लेके आते हैं, एज ए कैटलिस्ट काम कर सकते हैं कि कुछ रिफॉर्म्स आ पाए, फिर डिक्लाइन क्यों हो रहा है? कोई तो रीजन होगा, रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन। सो डिसरप्शन इन पार्लियामेंट में क्या है कि जो फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट कट्स, या हम इसको क्या कह सकते हैं, पार्लियामेंट्री डिस्क्रप्शंस। सो इनटू टाइम वो रिजर्व है, जो रिजर्व टाइम होता है उसी में फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस देखे हैं हमने। डाटा अगर आप देखोगे तो ये डाटा हमने पहले भी डिस्कस किया था। इनटू 17th लोकसभा जो 2019 से 24 तक चली है, उसमें क्या है 729 पार्लियामेंट मेंबर बिल्स इंट्रोड्यूस हुए, 705 राज्यसभा में हुए, ये लोकसभा में थे, ये राज्यसभा में थे। सिर्फ 2 पे डिस्कशन हुआ लोकसभा में, 14 पे डिस्कशन हुआ राज्यसभा में, बट कोई पास नहीं हो पाया डिसरप्शंस की वजह से। और डिसरप्शंस की वजह से बाकी पर तो हमारे पास क्या है, डिस्कशन भी नहीं हो पाई है। टाइम अलोकेटेड जो है वो क्या है, 2.5 घंटे का टाइम दिया गया है। सो ये डिस्कशंस करने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। ऊपर से जो भी आपको बिल इंट्रोड्यूस करना होता है उसमें हमने पहले देखा है कि प्राइवेट मेंबर बिल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए स्पीकर और चेयरमैन की हमें क्या चाहिए होती है, परमिशन चाहिए होती है। और यहाँ स्पीकर और चेयरमैन के पास ना डिस्क्रिप्शन होती है, जो पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से इन बिल को इंट्रोड्यूस होने से पहले ही ब्लॉक कर देती है। सो ये रीजंस है हमारे। साथ में ही आपने देखा था एक प्रोविजन कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है उसमें ड्राफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी मेंबर की है जो उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। बट ड्राफ्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा रिसर्च सपोर्ट चाहिए होता है, बट उनके पास लिमिटेड स्टाफ रहता है, ड्राफ्टिंग एट जैसा कुछ होता नहीं, इंस्टीट्यूशनल हेल्प नहीं मिल पाती है गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज वगैरह से। इसी वजह से अच्छे तरीके से ड्राफ्टेड बिल नहीं आ पाते, और ऊपर से है लो सक्सेस रेट। तो जस्ट 14 private member bills has become low so far. The last successful one was into 1970 only. और इससे क्या होता है, कुछ प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो सीरियस एफर्ट्स लेते ही नहीं कि करे छोड़ो यार, इंट्रोड्यूस भी करेंगे तो वे पास तो होना नहीं है, डिस्कशन ही नहीं होगा, पास तो दूर की बात है। तो ये एमपीज को क्या है, डिस्करेज भी करते हैं। देन पॉलिटिकल डिसइंटरेस्ट भी रहता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, प्रायोरिटीज, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज अलग होती है। सो इसी वजह से वो प्राइवेट मेंबर बिल्स को भी क्या कर देती है, साइडलाइन कर देती है। तो आई थिंक अब सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि रिसेंटली जो हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है उसका रीजन क्या है। ओके, फिर आप कर क्या सकते हैं,
सो अगर हमें स्ट्रेंथन करना है प्राइवेट मेंबर बिल्स का इकोसिस्टम, सो पहले सबसे पहले तो हमें डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा। डेडिकेटेड टाइम में हमें क्या करना होगा, हमें फिक्स करने होंगे और उन फिक्स आवर्स जो है या स्लॉट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना होगा कि पार्लियामेंट प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं उसकी डिबेट होनी चाहिए ईच सेशन में इतने टाइम के लिए। और उसके लिए हमें अमेंड करना पड़ेगा रूल्स ऑफ प्रोसीजर टू प्रिवेंट द अदर एजेंडास, है ना। उसके साथ बेटर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा कि अच्छे से कोई बंदा अगर कर पा रहा है, बिल लेके आना चाहता है, तो उसकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और इसके लिए हम यूके की पब्लिक बिल कमेटी का जैसा कुछ बेस्ट प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं। देन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर रिव्यू होना चाहिए। सो इसके लिए हम कोई स्क्रीनिंग कमेटी को क्रिएट कर सकते हैं जो इवेलुएट करेगी क्वालिटी एंड रेलेवेंस को और रिकमेंड करेगी प्रायोरिटी लिस्ट में कि किस पे डिस्कस करना है किस पे नहीं करना है। रैंडम नहीं आना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो स्पीकर और चेयरमैन की डिस्क्रिप्शन पे चीजें नहीं रहनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद क्या है, हम कोई इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस का रूल भी यूज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी हमारा रोल मॉडल का काम करेगा यूकेस 10 मिनट रूल बिल मॉडल। इसमें क्या होता है कि एमपी शॉर्ट शॉर्ट बिल के लिए ऊपर अपनी ब्रीफ जस्टिफिकेशन देते हैं और इस जस्टिफिकेशन से आप जो बिल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उसको डिस्कस करने का टाइम मिल जाता है। इससे क्या होगा, इट इंक्रीजेस द विजिबिलिटी और साथ में डिबेट को फॉर स्मॉल एंड सिग्निफिकेंट इश्यूज के लिए। सो दिस इज हाउ कि हम जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसके इकोसिस्टम को फर्दर एनहेंस कर सकते हैं। सो आप ये वे फॉरवर्ड्स यूज कर सकते हैं। अब चलो देखते हैं आगे, इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपके पास है, विद रेफरेंस टू प्राइवेट मेंबर्स बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले स्टेटमेंट क्या है, ए प्राइवेट मेंबर बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू लोकसभा। क्या हमने ऐसा कोई प्रोविजन पढ़ा है? नहीं, कहीं भी कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। और हमने अभी तो देखा 729 पार्लियामेंट प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए थे, 705 है जो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो दोनों जगह इंट्रोड्यूस हो सकते हैं ना। देन ए प्राइवेट मेंबर रेफर्स टू एनी एमपी हु इज नॉट ए मिनिस्टर। यही तो मीनिंग होता है प्राइवेट मेंबर बिल का भी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। तो जहां जहां फर्स्ट है उसको कट कर दो। The last private members bill passed by parliament became a law in 2002। क्या ऐसा था? 1970 के बाद कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास ही नहीं हुआ तो लॉ कैसे बन गया? बिल पहले इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद अगर पास हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? लॉ। बट हमने देखा 1970 के बाद तो कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल है वो पास ही नहीं हुआ, सो लॉ भी नहीं बना एंड हेंस द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लास्ट देखते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल्स आर डिस्कस्ड ओनली ऑन फ्राइडेज इन पार्लियामेंट। तो इन्होंने सीधी स्टेटमेंट बोली कि सिर्फ फ्राइडेज को ही डिस्कशन होती है। इसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि लोकसभा में राज्यसभा में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि मैम हर फ्राइडे को तो नहीं होती, ओनली फ्राइडे बोला है, हर को हो या एक को हो दो को हो ऐसी कोई बात ही नहीं है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, नोट थर्ड फोर्थ। सो सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, रेस्ट थर्ड एंड फर्स्ट आर इनकरेक्ट। So that's it. And with this, let's end this session. In the next session, we will be discussing some other parts of the you this May section only. May की पॉलिटी का एक वीडियो और आएगा. So stay tuned and keep watching. All the best. Thank you. Do subscribe and share the videos if you do like them. Okay, guys. Thank you.